नमस्ते, मैं विद्या। आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है और सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, भारत की राजभाषा कौन सी है, राष्ट्रभाषा कौन सी हो सकती है। ऐसे भाषा के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा कहते किसे हैं। एक आसान सा इसका उत्तर है कि हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन भाषा है, हमारे विचारों को के विनिमय का साधन भाषा है। लेकिन हम इसकी एक परिभाषा और करते हैं। भाषा की असंख्य परिभाषाएं होती हैं, जिसमें से हम एक कर रहे हैं कि भाषा है क्या। भाषा हमारे उच्चारण अंगों द्वारा, उच्चारण अंग कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ आदि ये होते हैं। भाषा हमारे उच्चारण अंगों द्वारा उच्चरित यानी बोली गई ध्वनि प्रतीकों का, ध्वनि प्रतीक का अर्थ निशान, ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा हम वाग व्यवहार करते हैं। वाग व्यवहार यानी वाणी द्वारा व्यवहार करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ बरतते हैं। हम एक दूसरे के साथ अर्थात मानव के साथ किस से जुड़ा हुआ है, भाषा से। भाषा ही है जो हमें समाज में रहना सिखाती है, समाज में एक दूसरे को साथ जुड़ना सिखाती है। अगर भाषा ना हो तो हम आदि मानव से भी पीछे चले जाएंगे। तो भाषा ही एक मूल साधन है जिसके द्वारा यह परिवार, समाज, नगर, देश बना है। तो भाषा जरूरी है हमारे लिए। और भाषा क्या होती है? जो हमारे उच्चारण अंग हैं, कंठ तालु दंत मूर्धा ओष्ठ, इनसे उच्चरित, इनसे निकली हुई ध्वनि प्रतीक यानी निशान और उनकी एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम वाग व्यवहार यानी एक दूसरे के साथ बरतते हैं। तो भाषा का दायरा बहुत विस्तृत है। वैसे तो भाषा शब्द होता है एक भाषा, और फिर एक शब्द होता है उपभाषा, और एक शब्द होता है बोली। ये तीनों ही शब्द एक अर्थ को भी कहते हैं और अनेक अर्थ को भी कहते हैं। इनके एक अर्थ भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा अर्थ यानी अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं। तो वो हमें संदर्भ के अनुसार देखना है कि इनका अर्थ क्या लगाना है। भाषा क्या होती है? भाषा एक बहुत सारे विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, बोली जो होती है वो भाषा होती है। और बोली क्या होती है? एक छोटे क्षेत्र में मनुष्यों द्वारा बोली जाने वाली बोली होती है। यानी भाषा और बोली में अंतर क्या है? भाषा का एक व्याकरण होता है, इसमें बहुत सारा साहित्य होता है। बोली का दायरा छोटा होता है, इसका कोई व्याकरण नहीं होता। इसमें भाषा की अपेक्षा जो साहित्य है वो बहुत ही कम होता है। तो इसमें अंतर तो ये है, भाषा और बोली में ये अंतर है कि भाषा का व्याकरण है, बोली का व्याकरण नहीं है। भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और बोली तो थोड़ी थोड़ी जगह से ही बदल जाती है, कोस कोस पे ही बदल जाती है। थोड़े से लोग बोलते हैं, इसमें नाम मात्र का साहित्य होता है। इनकी एक बीच की कड़ी होती है उपभाषा। उपभाषा क्या होती है? बोली से ज़्यादा साहित्य होता है, ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन भाषा से कम लोग बोलते हैं। उप एक उपसर्ग है जो छोटे के लिए लगाया जाता है। तो उपभाषा का दायरा भाषा के दायरे से कम होता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तृत माइंड करके देखें तो भाषा और बोली एक ही भी होती है। भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि जो मानव मुख से निकल गई वही भाषा है, वो बोली भी है और भाषा है। तो इस आधार पर मानव के द्वारा बोली जाने वाली बोली को हम भाषा भी कहेंगे।
तो ये इसमें समानता है कि वही बोली है वही भाषा है, क्योंकि उसको मनुष्य बोल रहा है। और असमानता क्या है कि बोली का व्याकरण नहीं है और भाषा का व्याकरण है। तो अलग करना हो तो हम व्याकरण के आधार पे कर लेंगे, क्षेत्र के आधार पे कर लेंगे, और इनको एक समझना हो तो हम मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली वाणी के आधार पे कह सकते हैं कि भाषा ही बोली है और बोली ही भाषा है। ये दोनों ही अर्थ ठीक होते हैं। तो हमने बोली के बारे में जाना, भाषा के बारे में जाना। जो सांकेतिक भाषा होती है और जो पशु पक्षियों की भाषा होती है, चीखना चिल्लाना, ये शारीरिक भाषा के अंदर आते हैं। भाषा के अंदर भाषा वैज्ञानिक इसको नहीं लेते हैं। भाषा लिंग्विस्टिक एक संस्था है जो फिजियोलॉजी होते हैं, भाषा वैज्ञानिक बोलते हैं उन्हें, वो पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा और शारीरिक भाषा या अनर्थक ध्वनियाँ का अध्ययन नहीं करते। इसलिए ये हम व्याकरण में जो भाषा होती है उसके अनुसार इनका अध्ययन नहीं करेंगे। किनका? शारीरिक भाषा का, पशु पक्षियों की बोली का, और जो निरर्थक शब्द होते हैं उनका यहाँ पे हम अध्ययन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार जो मानव मुख से निकली है, जो सार्थक ध्वनियाँ हैं, उनका ही अध्ययन करेंगे। तो भाषा के अंदर बहुत कुछ पढ़ना होता है, हमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। भाषा का विकास कैसे हुआ, फिर भाषा का विकास कैसे हुआ, फिर हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं, इस तरह से भाषा के अंग कितने हैं, व्याकरण के कितने अंग हैं, संविधान में कितनी भाषाएं लिखी हुई है। तो ऐसे भाषा के टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट है। आज हम एक दो हल करते हैं जितने होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे भाषा के अंग। भाषा के 4 अंग हैं। भाषा के 4 अंग हैं। कौन कौन से? पहला है वर्ण, वर्ण, दूसरा है शब्द, और तीसरा है पद, और चौथा है वाक्य। भाई अंगों को मिला दें तो क्या बनता? शरीर बनता है। हमें भाषा बनानी है तो हमें वर्ण चाहिए, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएंगे, शब्दों में कारक चिन्ह जोड़ के पद बनाएंगे, और पदों का मेल जब होता है तो एक वाक्य बनता है। वाक्य क्या होता है? जब बोलने वाला अपना पूर्ण कथन पूरा कर दे, वो एक वाक्य होता है। तो वाक्य पे जाके तो भाषा पूर्ण हो जाती है। तो भाषा बनने के लिए कम से कम कितने अंग चाहिए? 4 अंग चाहिए। वर्ण चाहिए, वर्णों से शब्द बनाएंगे, शब्द में कारक चिन्ह जोड़ के पद बनाएंगे, और पदों से हम क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। तो ये भाषा के अंग हैं, रूप नहीं है, भेद नहीं है, ये भाषा के अंग हैं, और अंग को घटक भी बोलते हैं। तो हम इनको भाषा के 4 अंग या फिर घटक भी कह सकते हैं। भाषा के कितने घटक हैं? 4। भाषा के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। तो ये प्रश्न पहले आ चुका है, तो ये हमने कर लिया, भाषा के 4 अंग हैं। अब हम एक पॉइंट करते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कितने हैं? तो व्याकरण के अंग भी 4 ही हैं। क्यों? क्योंकि व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा का अध्ययन करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का अध्ययन करता है। भाई भाषा के शुद्ध अशुद्ध का हमें ज्ञान कराता है, वही व्याकरण है। अब व्याकरण तो भाषा का अध्ययन करेगा, भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराएगा। तो भाषा के जितने अंग होंगे उतने का ही तो हमें शुद्ध शुद्ध का ज्ञान कराएगा। तो इस आधार पे व्याकरण के भी कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। जहाँ पे व्याकरण वर्णों का अध्ययन करेगा उसे हम बोलेंगे वर्ण विचार या वर्ण व्यवस्था। तो इसके 4 अंग कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण विचार, इसको वर्ण व्यवस्था भी लिख सकते हैं। दूसरा है शब्द विचार या फिर शब्द व्यवस्था भी लिख सकते हैं। तीसरा है पद विचार या फिर पद व्यवस्था भी लिख सकते हैं।
और चौथा है वाक्य विचार, या लिख सकते हैं वाक्य व्यवस्था। यानी व्याकरण वर्णों के शुद्ध अशुद्ध का अध्ययन, शब्द के, पद के और वाक्य के शुद्ध अशुद्ध का अध्ययन कर सकता है। भाई जितने भाषा के अंग हैं उतने का ही व्याकरण अध्ययन करेगा। तो भाषा के कितने अंग हैं? 4। तो व्याकरण के भी कितने अंग हुए? 4 अंग हुए। तो हमने किए हैं अंग या घटक। अगला पॉइंट हमारा होगा भाषा के रूप कौन कौन से हैं। अगला पॉइंट हम कर रहे हैं भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। मौखिक रूप ये बोलने से संबंधित है। जब हम भाषा का आदान प्रदान बोलकर करते हैं, यानी हम अपने विचार एक दूसरे को बोलकर बताते हैं और सुनते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। और जब विचार लिखकर बताए जाते हैं तो वो लिखित रूप होता है। जो प्राचीन रूप था वो मौखिक ही था। पहले लिखा नहीं जाता था, पहले सारी भाषा मौखिक रूप में थी, कंठस्थ थी। इसके बाद धीरे धीरे लिपि का आविष्कार हुआ और लिखना शुरू किया गया, तो बाद में लिखित रूप का प्रचलन हुआ है। पहले जो सारा ज्ञान था वो मौखिक रूप से ही दिया जाता था, तो मौखिक रूप को हम मूल रूप भी कहते हैं। प्रश्न भी यही आते हैं परीक्षाओं में कि मूल रूप का दूसरा नाम क्या है, लिखित रूप का दूसरा नाम क्या है। तो मौखिक रूप का दूसरा नाम क्या है? मूल रूप। मौखिक रूप को ही मूल रूप कहते हैं, जो शुरुआत से है, जहाँ से सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। इसी को हम मूल रूप कहते हैं। लिखित रूप बाद में शुरू हुआ है, लेकिन जब हम किसी बात को लिख देते हैं तो वो बदलती नहीं है। मौखिक रूप से जब हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं तो 1-2 शब्द, 1-2 लाइन ऐसे करते करते धीरे धीरे मूल बात में थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। परंतु जब लिख दी जाती है तो वो वर्षों बाद तक भी ज्यों की त्यों ही मिलती है। तो लिखने के बाद बात स्थायी हो जाती है। तो लिखित रूप का दूसरा नाम क्या है? स्थायी रूप। लिखित रूप का दूसरा नाम है स्थायी रूप। तो ये 2 रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। कई बार सीटेट की परीक्षाओं में एक प्रश्न देखने को मिलता है सांकेतिक रूप। ये कोई तीसरा भेद नहीं है। सांकेतिक रूप कौन सा होता है? जो संकेतों में होता है। सांकेतिक रूप को प्राथमिक रूप तो बोलते हैं, लेकिन पहला या दूसरा रूप नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि संकेत तो दोनों में ही होते हैं। ध्वनि संकेत, जब हम बोलते हैं कोई ध्वनि जैसे क, ये भी तो एक संकेत ही किया है, वाचन करके, बोल के। तो बोलकर भी हम संकेत कर सकते हैं। और जब हम लिखते हैं, कोई चिन्ह बनाते हैं, क बनाते हैं, तो ये भी तो एक संकेत ही है। तो जो संकेत होते हैं वो मौखिक में भी और लिखित में भी, दोनों में ही समाये हुए होते हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ मौखिक में है या सिर्फ लिखित में है। संकेत दोनों में होते हैं, किसी में बोलकर और एक में लिखकर। तो सांकेतिक जो रूप होता है वो प्राथमिक तो कह सकते हैं, इसको हम मूल या मौखिक रूप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दोनों में समाया हुआ है। तो परीक्षाओं में प्रश्न आए तो इसका हम ऐसे ही जवाब देंगे। रूप कितने हैं भाषा के? 2 रूप कहेंगे। मौखिक रूप का दूसरा नाम क्या है? मूल रूप। और लिखित रूप का दूसरा नाम क्या है? स्थायी रूप। लेकिन सांकेतिक रूप का दूसरा नाम क्या है? प्राथमिक रूप। प्राथमिक का दूसरा नाम सांकेतिक। हम इसे तीसरा भेद भी नहीं मानेंगे और किसी अन्य को नाम भी नहीं देंगे, क्योंकि संकेत दोनों में समाये हुए होते हैं। तो ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट हम करेंगे कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, संपर्क भाषा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है। तो अगला पॉइंट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? अगला पॉइंट हम पहले अंतर्राष्ट्रीय भाषा से पहले करेंगे राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? जिस भाषा में या फिर किसी राष्ट्र के कार्य जिस भाषा में किए जाएं
जिस भाषा में किए जाएं वह राजभाषा है, वह राजभाषा है। भाई कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है, उसके राज कार्य जिस भाषा में किए जाएंगे वो कौन सी है? राजभाषा है। और भारत की राजभाषा हिंदी है। ये अनुच्छेद 343 के अंदर लिखा गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो भारत की जो राजभाषा है, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और ये बाकायदा हमारे संविधान में लिखा गया है। इंग्लिश को भारत की सह राजभाषा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लगभग कई जो भारत के कई स्टेट हैं उनमें इंग्लिश में भी कार्य होता है। भारत के सारे राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है, कै राज्य, खै राज्य और गै राज्य। या फिर हम इसको और आसान करना चाहे तो ये समझ सकते हैं कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं, अर्थात जिनकी प्रथम भाषा हिंदी है, उनमें हिंदी में सारे कार्य किए जाएंगे। लेकिन जो जिनकी प्रथम भाषा हिंदी नहीं है, वहाँ पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी कार्य किए जाएंगे। इसलिए इंग्लिश हमारी सह राजभाषा के रूप में जानी जाती है। लेकिन राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, अनुच्छेद 343 के अनुसार। तो भारत की राजभाषा हिंदी है और राजभाषा वह होती है जिस भाषा में उस राष्ट्र के सारे राजकार्य किए जाएं। अब एक पॉइंट है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा वह होती है कि किसी राष्ट्र के अधिकतर लोग उस भाषा में वार्तालाप करते हों, यानी किसी राष्ट्र में अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है। तो ये एक तरह से राष्ट्रभाषा की परिभाषा है कि किसी भी देश में अधिकतर लोग बोलते हैं वो राष्ट्रभाषा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, लगभग 42% के आसपास लोग हिंदी बोलते हैं और ये अन्य भाषाओं से ज़्यादा आंकड़ा है। तो इसलिए भारत की अगर राष्ट्रभाषा बनाई जाए तो हिंदी होगी। फिलहाल भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर हम इस आंकड़े के आधार पर देखें तो ये हो सकती है या हो सकती थी, लेकिन पेपर में प्रश्न आए कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है तो हमें नहीं वाला उत्तर लगाना है, क्योंकि फिलहाल लिखित रूप में भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन राजभाषा लिखित में है, भारत की राजभाषा हिंदी है। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है हिंदी है भारत की राष्ट्रभाषा, भारत की राजभाषा, दोनों ऐसे उत्तर आ जाते हैं। तो हिंदी भारत की सिर्फ राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। यद्यपि सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोली जाती है भारत के अंदर, फिर भी राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। इसके बाद आती है संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो पहले हम पॉइंट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? जब एक देश दूसरे देश से जिस भाषा में बातचीत करता है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। तो हम परिभाषा कह सकते हैं कि दो राष्ट्रों, दो या दो से ज़्यादा राष्ट्रों के बीच, दो या दो से ज़्यादा राष्ट्रों के मध्य जिस भाषा में बातचीत होती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। जैसे अंग्रेजी है, भाई एक देश दूसरे देश से किस भाषा में बात करेगा, वो कौन सी एक भाषा होगी कि कोई भी देश बिना संकोच किए एक देश से दूसरे देश तक बात कर सकता, वो
अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है अंग्रेजी है। जैसे संपर्क भाषा क्या होती है? भाई भाषा तो होती ही संपर्क के लिए है, तो फिर ये अलग से पॉइंट क्यों? क्योंकि ये वो भाषा होती है जब एक दूसरे के साथ संपर्क किया जाता है, बस इसका क्षेत्र बदल जाता है। अगर इसमें प्रश्न आए कि दो देशों के बीच संपर्क भाषा कौन सी होगी, तो हम अंग्रेजी कह देंगे। अगर प्रश्न आ जाए अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा कौन सी होगी, अखिल का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण भारत में वह कौन सी भाषा है कि जिसमें हम वार्तालाप कर सकते हैं कहीं भी जाके, तो वो हिंदी है। हालांकि दक्षिण भारत में हिंदी कम बोलते हैं, समझते भी कम हैं, लेकिन काम चलाया जा सकता है, इतनी उनको समझ में आ जाती है। जैसे उत्तर भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पे तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो वो समझ जाते हैं आराम से, तो काम चलाया जा सकता है हिंदी में संपूर्ण भारत में। तो अखिल भारतीय स्तर पे आए तो हम कहेंगे हिंदी ही संपर्क भाषा है। मान लो पूछ लिया हरियाणा में संपर्क भाषा कौन सी है, तो हम हिंदी कहेंगे। पंजाब में संपर्क भाषा कौन सी है, तो हम पंजाबी कह देंगे। गुजरात में संपर्क भाषा कौन सी है, तो हम गुजराती कह देंगे। तो ये क्षेत्र के आधार पे बदल सकती है, यानी उस क्षेत्र में संपर्क भाषा कौन सी है, इस आधार पे इसमें प्रश्न पूछा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा फिक्स रहती है, राजभाषा किसी भी देश के राजकार्य किए जाएं वो होती है, राष्ट्रभाषा जिस राष्ट्र के अधिकतर लोग बोलते हैं वो होती है। पर किसी भी राष्ट्र की राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक हो सकती है और एक नहीं भी हो सकती। ये भी संभव है कि किसी देश की राष्ट्रभाषा अलग हो और राजभाषा उन्होंने कोई और अपनाई हो, ये संभव है। एक हो भी सकती है, एक नहीं भी हो सकती। तो हमने ये पॉइंट 3-4 किए हैं। इससे पहले हम उपभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। उपभाषा का दायरा भाषा से छोटा होता है और बोली उपभाषा से भी छोटे दायरे में बोली जाती है और इसका कोई व्याकरण नहीं होता। तो इससे अगला पॉइंट कोई और हम देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट होगा हिंदी का विकास कैसे हुआ। क्योंकि हमारे जो पेपर होते हैं CTET, HTET या CET, उसमें जो प्रश्न आते हैं भाषा से संबंधित वो हिंदी के इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं। हिंदी की बोलियां कितनी हैं, हिंदी का विकास किससे हुआ, हिंदी से कौन कौन सी बोलियां का विकास हुआ, ये सारे प्रश्न ही आते हैं। तो हम हिंदी के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेंगे। वैसे तो भाषा का अध्ययन अगर करने लग जाए तो 2-3 साल लग सकते हैं और पूरी तब भी नहीं होगी, लेकिन हमें इतनी करनी है कि हमारे पेपर में कवर हो जाए। तो हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। भाषा का विकास ये एक अलग पॉइंट होता है, ये हमारे पेपर में नहीं आता। हमारे पेपर जो है उनमें आ सकता है हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो हम हिंदी का विकास, भारत के संविधान में भाषाएं कितनी लिखी हुई है, और तीसरा पॉइंट जो है हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं, ये हम भाषा के अगले भाग में पढ़ेंगे। नमस्ते।